अपनी कुल आय का 20% खर्चा शिक्षा पे खर्च कर। ऐसे हमारे पूर्व सांसद माननीय सिन्हा जी और आज हमारे इस चिंतन शिविर में हमारे मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और जिनकी अगुवाई में आज हमको 101 दिन हो रहे हैं। कल हमने 100 दिन का कार्यक्रम किया। मैं शिक्षा विभाग की ओर से उनको बधाई दे रहा हूं कि वो हमारे कार्यक्रम में आज आए हैं। मुख्यमंत्री जी, हमने यहाँ पे सभी ब्लॉकों के खंड शिक्षा अधिकारी से लेकर और सचिव तक सब बुलाए। इस चिंतन शिविर की खूबी यह है कि इसमें 2 घंटे मंच से भाषण होंगे और 48 घंटे लोगों से सुझाव लिए जाए। और ये अभी पहला शिविर है चिंतन का। इसके बाद हम प्राचार्यों का भी करने वाले हैं, फिर टीचर्स का भी करने वाले हैं और फिर अभिभावक लोगों को भी एक चिंतन शिविर में बुलाने वाले हैं। क्योंकि नई शिक्षा नीति जो भारत की है, नई शिक्षा नीति कहती है कि भाई छात्र, शिक्षक, अभिभावक, समाज, ये चारों लोग जो है नई शिक्षा नीति से संतुष्ट होने चाहिए। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम 2 दिन का चिंतन शिविर कर रहे हैं। मुझे आशा है कि इसमें काफी बेसिक चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी कि हमको करना क्या है और 1 साल का रोड मैप हमारा तैयार हो जाएगा। मैं आज यहाँ पे जब प्रेजेंटेशन देख रहा था तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का बयान है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी का बयान आया कि हम नई शिक्षा नीति में एक टीचर पे 40 बच्चे रखें। नई शिक्षा नीति कहती है कि एक टीचर पे 30 बच्चे होने चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी, हमारे स्टेट में इतनी अच्छी व्यवस्था है कि ये इतना आदर्श हमारा राज्य हो गया है कि यहाँ एक टीचर पे 15 बच्चे। ये भी रिकॉर्ड है पूरे भारत में। सिन्हा जी समझ सकते हैं क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल चलाते हैं, वो भी एक टीचर पे 20 बच्चे रखते हैं और हमारे राज्य में एक टीचर पे 15 बच्चे हैं। मैं 3 जनपदों का विशेष उल्लेख करूंगा कि उत्तरकाशी में 9 बच्चों पे एक टीचर है, पौड़ी जिले में 8 बच्चों पे एक टीचर है और तीसरा हमारा जो जिला है अल्मोड़ा, वहां 10 बच्चों पे एक टीचर है। तो ऐसे ऐसे जिले भी हमारे जहां की 10 बच्चों पे एक टीचर है, 8 बच्चों पे एक टीचर है और हम कितनी अच्छी गुणवत्ता दे सकते हैं अपने बच्चों को, इसमें नई एजुकेशन पॉलिसी में सारी बातें हैं। हमारे सचिव ने काफी विस्तार पूर्वक बातें रखी। क्योंकि हम आज मुख्यमंत्री जी को सुनिया रखी, इसलिए मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि जो नई शिक्षा नीति हमारे प्रधानमंत्री जी लेके आए हैं और आज जिस बाल वाटिका का मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे विमोचन किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय सिन्हा जी, ये देश का पहला राज्य होगा कि जो 10 जुलाई से पहले अपने 5000 प्राइमरी स्कूलों में जो हमारी आंगनबाड़ी और प्राइमरी साथ चलती है, वहां नई एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। हम 6 जुलाई और 10 जुलाई के बीच में मुख्यमंत्री जी से समय ले रहे हैं और 95 के 95 ब्लॉकों में हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारे मंत्री लोग हर ब्लॉक में नई एजुकेशन पॉलिसी को एक ही दिन हम इसका शुभारंभ करेंगे और इसको लागू करने का उस दिन से काम करेंगे। पहला काम तो करने जा रहे हैं। दूसरा काम हम कर रहे हैं कि हम अपनी नई एजुकेशन पॉलिसी में सिलेबस को चेंज कर रहे हैं। क्योंकि नई शिक्षा नीति कहती है कि बच्चे को चॉइस बेस्ड शिक्षा देनी, बच्चे को भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित शिक्षा देनी। और इसलिए मुख्यमंत्री जी आपके निर्देशन में हम अपनी नई शिक्षा नीति में योग को ला रहे हैं, वेद को ला रहे हैं, गीता को ला रहे हैं, रामायण को ला रहे हैं, संस्कृत को ला रहे हैं, गढ़वाली को ला रहे हैं,
कुमाऊनी को ला रहे हैं, जौनसारी को ला रहे हैं, ताकि बच्चे को उसके चॉइस के अनुसार जो है पढ़ाई करने का मौका मिले। हम साइंस भी ला रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी ला रहे हैं, अंग्रेजी भी ला रहे हैं, हर प्रकार की शिक्षा को बच्चे को दिया जाएगा और ये उस पर डिपेंड करेगा वो क्या पढ़ना चाहता है, ये हम सब ला रहे हैं। और इतना ही नहीं, हम बच्चे को क्रेडिट बेस पे ले जा रहे हैं कि अगर बच्चा वो गरीब है और वो बीएससी करने में अगर उसको लगता है कि मैं बीएससी पार्ट वन करने के बाद कॉलेज छोड़ना चाहता हूँ और नौकरी पे जाना चाहता हूँ, तो 4 साल बाद जब वो फिर बीएससी पार्ट टू करने आएगा तो उसका क्रेडिट जमा रहेगा, वो बीएससी 2 कर सकता है। ये भी हम नई शिक्षा नीति में ला रहे हैं। अगर कोई बच्चा कॉमर्स के साथ अगर गणित पढ़ना चाहते हैं तो उसको भी हम गणित पढ़ने का भी मौका देंगे कि आप गणित की पढ़ाई कर सकते हैं। अगर कोई बीएससी का छात्र जो है मनोविज्ञान पढ़ना चाहते हैं बीएससी के साथ में, तो हम उसको ये भी चॉइस देंगे कि वो बीएससी के साथ मनोविज्ञान भी पढ़ सकता है। कोई बच्चा अगर कॉमर्स के साथ पत्रकार करना चाहता है तो हम उसको चॉइस देंगे कि वो भी कर सकता है। तो ये जो नई शिक्षा नीति है ये भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित होगी और चॉइस भी। मुझे लगता है कि हमारे इसमें एक बहुत बड़ा 75 साल जब देश के आजादी का मना रहे हैं तो शिक्षा में नई क्रांति हमारे देश के प्रधानमंत्री जी लाए हैं। एक बार मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप मोदी जी का ताली बजा के स्वागत करेंगे कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया। दूसरी बात मैं मुख्यमंत्री जी कहना चाहता हूं कि हमारे जो 70,000 टीचर हैं और इसमें लगभग 18,000 टीचर ऐसे जो हमारे प्रधानाध्यापक हैं, हमारे जो है प्राचार्य या वहाँ के स्कूल के प्रिंसिपल, उन पे इतना लोड है कि वो एक दिन में 12 जो है रजिस्टर करते रहते हैं। अभी मैं गुजरात गया था, आपने कहा कि 3 राज्यों की शिक्षा नीति देके आई। गुजरात राज्य ने एक अच्छा मॉडल बनाया है कि उन्होंने शिक्षकों को पढ़ाई पे ध्यान देने के लिए, ताकि वो बच्चों को पढ़ाएं, इस सारी व्यवस्था को ऑनलाइन कर दें। और हमारे राज्य में मैं आपका भी धन्यवाद देना चाहता हूं और माननीय देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का कि अब गुजरात के बाद उत्तराखंड दूसरा राज्य होगा जो कि विद्या समीक्षा केंद्र जो है 1 साल में बना के तैयार करेगा। 5 करोड़ रुपए भारत सरकार ने हमको उसके लिए दे दिए। अब 100% जो है ऑनलाइन हो जाएगा। बच्चा क्या पढ़ रहा है, टीचर क्या पढ़ा रहा है, ये मुख्यमंत्री जी भी देख सकते हैं, अभिभावक भी देख सकता है और शिक्षक भी देख सकता है। ये भी हम करने जा रहे हैं। और हम एनएसएस से भी बच्चों को जोड़ना चाहते हैं, एनसी से भी जोड़ना चाहते हैं। और एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ कि हमारे 23,000 जो शिक्षण संस्थाएं हैं, हम उनको नशा मुक्त करेंगे और तंबाकू मुक्त करेंगे। ये भी हम नई शिक्षा नीति में ला रहे हैं ताकि बच्चा जो है अच्छे ढंग से पढ़ाई कर सके। और मैं आज फिर अपने विभाग का धन्यवाद दे रहा हूं कि इन 100 दिनों में मैंने 18 समीक्षा बैठकें की और मैं भी हाथ धो के पीछे पड़ा आपको कि भाई आप लोगों को नई शिक्षा नीति लागू करनी है। लेकिन आप ये जो सिलेबस बनाया है बाल वाटिका का, ये बहुत अच्छा बनाया है। और मैं अपने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का भी धन्यवाद दे रहा हूं कि जब वो यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा कि देश का पहला राज्य उत्तराखंड है जिसने कि बाल वाटिका का सिलेबस बना के तैयार कर दिया। और ये सब जो है हमारे मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों को काम करने का मौका मिलता है। मैं आप सब लोगों को बधाई दे रहा हूँ और इतना जरूर कहूँगा कि अब किसी भी टीचर का प्रमोशन ड्यू डेट पे होगा, किसी भी अधिकारी का प्रमोशन ड्यू डेट पे होगा। हर स्कूल में जो हमको दिक्कतें, हम बिजली का कनेक्शन देंगे, पानी का कनेक्शन देंगे, शौचालय देंगे, फर्नीचर देंगे, बच्चों को किताबें तो 12 तक फ्री हो गई, खाना फ्री हो गया, बस्ता फ्री हो गया, जूता फ्री हो गया, बैग फ्री हो गया, लैपटॉप हमारे मुख्यमंत्री जी ने दे दिया है। हम हर प्रकार की चिंता करने वाले हैं, लेकिन अब शिक्षकों को भी और अधिकारियों को भी काम जरूर करना पड़ेगा। ये बातें मैं जरूर यहाँ पे कहूँगा और मुझे लगता है कि इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। एक बार फिर
मैं अपने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दे रहा हूँ और विशेषकर सिन्हा जी का भी धन्यवाद दे रहा हूँ कि उन्होंने हमको 2 दिन के लिए कैंपस दिया है। और मुझे लगता है कि हम सब लोग मुख्यमंत्री जी को यहाँ पे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मुख्यमंत्री जी शिक्षा विभाग के बारे में पर्याप्त जानते हैं, वो लखनऊ विश्वविद्यालय से पढ़े हैं, इसलिए उनको वीकनेस भी पता है यहाँ की और अच्छाई भी पता है। तो मुझे लगता है कि अब मैं सीधे, क्योंकि संचालन करने वाले 2 मिनट हो गए, इसलिए मैं सीधे मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि वो हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। भारत माता की धन्यवाद माननीय विद्यालय शिक्षा मंत्री जी का। अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम सभी को आशीष वचन प्रदान करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी। शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु आयोजित चिंतन शिविर में अभी आप सब लोग जिनको सुन रहे थे, पिछले काफी लंबे समय से, कई वर्षों से शिक्षा को और शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के लिए आप सबके साथ लगातार प्रयास करने वाले हमारे शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और जो सभी विषयों पर लगातार लोगों के साथ सतत संपर्क में रहते हैं, ऐसे आदरणीय सहदेव सिंह कुंडीर जी, और जिस विद्यालय में हम सब लोग इस शिविर को आयोजित कर रहे हैं, शिविर के हिस्सा बन रहे हैं, और जिनका शिक्षा विभाग से लेकर मैं कहूँगा कि सारे क्षेत्रों में जिनका एक अध्ययन ही नहीं अनुसंधान है, ऐसे हमारे आदरणीय सिन्हा जी पूर्व सांसद और अभिभावक के नाते भी हम सब लोगों को लगातार उनका मार्गदर्शन मिलता रहता है। हमारे विद्यालय शिक्षा सचिव श्री रमन जी, शिक्षा महानिदेशक, निदेशक शिक्षा एवं उपस्थित सभी हमारे जिला शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी एवं शिक्षा विभाग से जुड़े हुए सभी शिक्षकगण, अधिकारीगण, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पत्रकार मित्र, सभी छायाकार बंधु, मेरे भाई, जैसा कि मंच के बैनर पर लिखा है, सा विद्या या विमुक्ते तये विष्णु पुराण से लिए गए इस सूत्र का शब्दार्थ है कि विद्या ही वह है जो नितांत मुक्ति दिलाए। यानी मुक्ति का मार्ग अगर कोई दिलाता है, अपने पैरों पर अगर सही प्रकार से हम लोग अपने आप को खड़ा हुआ मानते हैं, तो उसके पीछे ज्ञान होता है या विद्या होती है। तो हमें किसी चीज का भय भी नहीं लगता है, किसी चीज का संदेह भी नहीं रहता है, मन में कोई संकोच भी नहीं रहता है। ये तब होता है जब हम अंदर से विद्या से भरे होते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि विद्या अर्थात ज्ञान या सही गलत, सच झूठ, यथार्थ वास्तविकता, इन सब में अंतर करना, ये हमको अगर कोई सिखाता है तो ये विद्या ही सिखाती है। मैं समझता हूँ वास्तविकता यही है और यथार्थ भी यही है। निचोड़ यह है कि जिसके दृष्टिगत अभी डॉक्टर धन सिंह रावत जी जिसके बारे में जिसको लागू करने वाले हैं, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि देश की आजादी के बाद पहली बार देश के अंदर शिक्षा में एक नया क्रांतिकारी परिवर्तन करने का अगर विचार किसी ने लाया है, हम सबके सामने कोई लेकर आए हैं कि पुरातन, नूतन, सनातन सारी हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई शिक्षा को लागू करने का काम, नई शिक्षा नीति लाने का काम, भारत को पहचानने का काम, भारत की संस्कृति से हमारे आने वाले नौनिहालों को जोड़ने का काम किसी ने किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और जिसके दृष्टिगत नई शिक्षा नीति 2020 आई है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य विद्यालय शिक्षा के स्तर पर सभी स्तरों पर
एक मैं कहूँ क्वालिटीपूर्ण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हुए एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण करना और इस शिक्षा नीति का लक्ष्य एक ऐसी प्रणाली को विकसित करना है जो भारतीय ज्ञान परंपरा और मूल्यों से परिपूर्ण है। ये जैसा अभी डॉक्टर धन सिंह रावत जी बता रहे थे कि हमारा प्रदेश उत्तराखंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों को यथावत लागू करने वाला देश के पहला राज्य बन गया है, पहला राज्य बनने जा रहा है। इसके लिए मैं पूरे शिक्षा विभाग सबको मैं बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आंगनबाड़ी केंद्रों में भी गुणवत्तापूर्ण सार्वभौमिकरण शिक्षा हेतु बाल वाटिका, हस्त पुस्तिका एवं अभ्यास पुस्तिकाएं विकसित कर अभी जिनका हमारे सबके हाथों आपने इसका यहाँ पर लोकार्पण करवाया। ये माह जुलाई 2010 से बाल वाटिका जिसका विधिवत रूप से इसकी कक्षाएं प्रारंभ की जा रही हैं। साथ ही जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान चंपावत द्वारा जो अभी इस पुस्तिका का हम लोगों ने लोकार्पण किया, निपुण भारत मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय साक्षरता एवं संख्या ज्ञान दक्षता पहल हेतु जो संक्षिप्त विवरणिका तैयार की गई है, इसके लिए मैं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद संपूर्ण शिक्षा विभाग के साथ महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड को उनके सार्थक सामूहिक प्रयास के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि यह हस्त पुस्तिका एवं अभ्यास पुस्तिकाएं बाल वाटिका के उद्देश्य को, जिस उद्देश्य से हमने इस बाल वाटिका को, इस अभ्यास पुस्तिकाओं को यहाँ पर आज लोकार्पित किया है, इसको बनाया है, इसको रचित किया है, वो उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होगा। पिछले दिनों जैसा आप सभी जानते हैं कोविड महामारी के कारण शैक्षिक हानि हुई है और इसका सामना हम सभी ने किया है तथा ये महसूस भी किया कि इसके कारण से हमारे सभी बच्चों को कहीं न कहीं उनके मानसिक स्तर पर बहुत बुरा प्रभाव भी पड़ा है। 2 साल पूरी तरह से हमारे महामारी के नाम चले गए। विद्यालय शिक्षा विभाग के लिए चुनौती बनी है घटती छात्र संख्या एवं शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार हेतु अतिरिक्त श्रम, लगन, सतत प्रयास एवं सकारात्मक सोच के साथ आप सभी इसकी प्रतिपूर्ति के लिए कार्य करेंगे। ऐसा मुझे पूरा विश्वास है कि जो 2 दिन तक चलने वाला चिंतन शिविर है, इस शिविर में हम लोग मुक्त कंठन से चिंतन करेंगे कि आगे इसके आगे भी कोई विषय है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूँ। यहीं पर हमारे सिन्हा साहब बैठे, इनके विद्यालय में मैं समझता हूँ कि छात्रों को प्रवेश लेने के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ती है, और दूसरी तरफ हमारे स्कूलों में छात्रों की संख्या घट रही है। तो ये कोई एक विषय डॉक्टर धन सिंह रावत जी का या मेरा या यहाँ मंच पर बैठे हुए विधायक जी का या रमन जी का, हमारे बंशीधर तिवारी जी का या आप लोगों का ही नहीं है। ये पूरा जो सभागार, ये जो सदन बैठा है, ये प्रश्न हम सबका है कि हम सब लोगों को आखिर इस दिशा में जरूर सोचना चाहिए और अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए, और नहीं तो हम लोगों को सामूहिक रूप से प्रश्न पूछना चाहिए कि आखिर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। और इस प्रश्न का उत्तर कोई एक व्यक्ति नहीं देगा। जब हम लोग सामूहिक रूप से इस प्रश्न का उत्तर खोजेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर जरूर निकलेगा। और इसी चिंतन शिविर से निश्चित रूप से इस प्रश्न का उत्तर निकलेगा। इस चिंतन शिविर से अमृत निकलेगा और उसका लाभ हमारे पूरे प्रदेश को, हमारे आने वाले नौनिहालों को, हमारे सभी बच्चों को मिलेगा। मैं आप सबसे यह अपेक्षा करता हूं कि जरूर इस दिशा में सोचें। और दूसरा, मैं जिस विभाग में भी जा रहा हूं, जिस विभाग से संबंधित कार्यक्रमों में जा रहा हूं, हालांकि हमारे माननीय मंत्री जी लगातार इसमें काम कर रहे हैं और जहां लंबे समय से काम कर रहे हो तो वहां बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि एक सुझाव के रूप में कि हमने तय किया है कि 2025
जब हमारे राज्य का स्थापना का रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा है, उस समय जब हम सिल्वर जुबली ईयर यानी कि आज से लगभग 3 साल बाद जब हमारी स्थापना के राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होंगे, उस समय हम शिक्षा विभाग में जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है उसको हम लागू करेंगे, उसको पाठ्यक्रम में लाएंगे, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, आप सब उसको पढ़ाएंगे। लेकिन इसके अलावा हम शिक्षा विभाग को और कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं, हम कैसे और अच्छा कर सकते हैं, या हिंदुस्तान के अन्य राज्यों में जैसे गुजरात में और अच्छे जो भी अनेकों राज्य जिन्होंने अच्छा काम किए हैं, उन राज्यों में हम देखकर अपने हम क्या कर सकते हैं, ऐसा काम कि जो 9 नवंबर 2025 को पूरा हो और हमारे राज्य की वो बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में माना जाए। मैं कहता हूं कि कोई आप 10 योजनाएं मत बनाइए, 10 प्रस्ताव मत दीजिए, 10 काम मत करिए, लेकिन 1 काम, 2 काम, 3 काम हम क्या कर सकते हैं, इसका भी जो है, क्योंकि ये हमारा प्रादेशिक स्तर का चिंतन शिविर हो रहा है, तो इस चिंतन शिविर से ही इसका अमृत भी करना चाहिए कि अगले 3 सालों में हम क्या करने वाले हैं। और केवल योजना ही नहीं बनानी है। रमन जी, मैं आपसे भी कहूँगा, हमारे महानिदेशक जी से भी कहूँगा कि केवल योजना नहीं बनानी है, योजना ऐसी बनानी है कि जो हमारी धरातल पर उतर जाए। योजना ऐसी बनानी है कि जो 3 सालों में पूरी हो जाए। 9 नवंबर 2025 को जब हम राज्य का स्थापना दिवस मना रहे हों, उस समय ये कहे कि हमारे शिक्षा विभाग ने ये उत्तराखंड के अंदर शिक्षा में ये परिवर्तन करने के लिए, हमारे नवनिहालों के भविष्य का उन्नयन करने के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके नव निर्माण के लिए ये योजना हमारे शिक्षा विभाग ने यहाँ प्रस्तुत की है। मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से आप इस दिशा में जरूर आगे बढ़ेंगे और हमारा उत्तराखंड सर्वश्रेष्ठ राज्य बनने की दिशा में शिक्षा विभाग एक बड़ा कदम बढ़ाएगा, क्योंकि शिक्षा विभाग की जो संख्या है, अभी मैं बंशीधर से पूछ रहा था कितनी है, तो मंत्री जी ने बोला उधर से 70,000 है और 1,95,000 जो है हमारे सरकारी कर्मचारी हैं। तो आप समझ लीजिए कि अनुपात कितना है। और आप लोग जो यहाँ बैठे हैं, आप सारे के सारे क्लीन बैठिए यहाँ, माने कि मैं ऐसा मानता हूं कि पूरा शिक्षा विभाग अगर कहीं बैठा है तो हमारा ये जो IPS स्कूल है, उस स्कूल के प्रांगण के विवेकानंद सभागार में, इसका नाम विवेकानंद सभागार है, इस विवेकानंद सभागार में पूरा हमारा शिक्षा विभाग बैठा है। क्योंकि आप सब जगह के प्रतिनिधि, हर खंड से लोग यहाँ आए हुए हैं, तो आप माने अंतिम छोर में शिक्षा विभाग में काम करने वाला अंतिम व्यक्ति भी आप लोग हैं, उसके प्रतिनिधि भी आप सब हैं। आज राज्य सरकार उन सभी क्षेत्रों में जिनका सीधा साधा संबंध इस राज्य के प्रत्येक नागरिक से है तथा कैसे उन सब तक योजनाओं का पूरा लाभ प्रदान किया जा सके, इसको ध्यान में रखते हुए हमने पिछले दिनों विचारों की श्रृंखला बोधिसत्व कार्यक्रम प्रारंभ किया था। और बोधिसत्व कार्यक्रम में जहां हमने एक तरफ भारत सरकार में काम करने वाले वैज्ञानिकों को भी उसमें आमंत्रित किया था, हमारे योजना आयोग के उपाध्यक्ष जी और उनकी पूरी टीम को बुलाया था, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वालों को आमंत्रित किया था, पर्यावरण के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, अनेकों क्षेत्रों में जिन्होंने अपने एक विशिष्ट अनुभव प्राप्त किए हैं, उन सबको लेकर कि हम राज्य के अंदर और क्या अच्छा कर सकते हैं, हम कैसे योजनाओं को संचालित कर सकते हैं, कैसे योजनाएं प्रस्तावित कर सकते हैं, इसको लेकर हमने पिछले दिनों बजट पूर्व संवाद भी किया था। एक संवाद का कार्यक्रम हमने देहरादून में रखा था, जिसमें विभिन्न समूहों में सभी लोगों के हमने विचार लिए थे। दूसरा संवाद का कार्यक्रम हमने नैनीताल में किया था, उसमें भी उस क्षेत्र के, उस मंडल के सारे लोगों को वहां बुलाया था और उन सबके विचार लेकर हमने अपना बजट, जो इस राज्य का हमारा 65,000 करोड़ रुपए का बजट इस बार आया है, उस बजट को हम लोगों ने, हमारी विधानसभा ने इस बार पारित किया है। और हमने कोशिश की है, अभी बहुत सारे क्षेत्रों में हमने बजट से लेकर तमाम चीजों पर काम करना है, क्योंकि आप सब लोग एक समाज को दिशा देने वाले हैं। आज अगर हम पूरे बजट का अगर चिंतन करते हैं या उस पर एक नजर दौड़ाते हैं, तो मैंने भी पिछले जब से मुझे ये काम मिला है, मैंने देखना प्रारंभ किया
तो सारा मिला के हमको 25,000 करोड़ रुपए से कम की आय की प्राप्ति हमारे उत्तराखंड राज्य से हुई। और जो हम 40,000 करोड़ का एक्स्ट्रा जो बजट है हमारा, उसमें जो केंद्र सहायक योजनाएं हैं, ADB है, वर्ल्ड बैंक है, ये सब मिला के हमारा 65,000 करोड़ होगा। उसमें से 5,000 करोड़ से ज्यादा का हमें कंपनसेशन मिलता है GST में। तो बहुत सारे क्षेत्रों में हमको देखना है कि हम कैसे उसको भी देखें, उसके साथ साथ इसमें भी समन्वय बनाएं। सारी चीजें अभी जैसा धन सिंह जी बता रहे थे कि 100 दिन, आज 101वां दिन है और 101वें दिन मैंने पूरे उत्तराखंड की जनता को, हमारी सरकार ने, हमारे मंत्रीगणों ने, हम लोगों ने समर्पित भाव से काम प्रारंभ किया है। प्रयास से, समर्पण से, संकल्प लेकर, जो भी संकल्प हमने पहले लिए उन संकल्पों को हम धरातल पर उतारें। उसको लेकर देश के अंदर लंबे समय से जो मांग उठती रही, समान नागरिक संहिता, अब समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य होने जा रहा है जहां हमने इसके लिए कमेटी का गठन कर दिया है। आने वाले समय में जल्दी ही सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई, उनकी अध्यक्षता में हमारी कमेटी काम कर रही है और वो कमेटी सभी हितधारकों से बात करेगी, आम जनता से संवाद करेगी। उसके बाद जिनके जो भी जैसे सुझाव आएंगे उसके आधार पर ड्राफ्ट तैयार होगा और ड्राफ्ट हम उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को समर्पित करेंगे। और हम यहाँ लागू कर रहे हैं और मैं हर मंच से कह रहा हूँ कि हम लागू कर रहे हैं। हम हिंदुस्तान के अन्य राज्यों से भी सबसे अपेक्षा करते हैं कि वो इसको कानून को लागू करें और बहुत सारे मामले जो न्यायालयों में है, अन्य जगह पर है, उन सभी पर 20% से भी ज्यादा कमी आने वाली है इसके लागू होने के बाद। इसी प्रकार से बहुत सारे काम हम लोगों ने प्रारंभ किए हैं क्योंकि आप सब लोग सब बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं और आप सबको ज्यादा बताना सूरज को दिया दिखाना जैसा है। मैंने जैसा अभी धन सिंह जी कह रहे थे कि मैं लंबे समय तक विश्वविद्यालय में पढ़ा हूँ और मैं जानता हूँ जहाँ एक साथ इतने सारे विद्वान बैठे हों, उनसे बहुत ज्यादा कहना वो सूरज को दिया दिखाना जैसा है। मैंने जितना भी कहा है, मैंने अपना ये कोई मैंने ये अपेक्षा, ये आपसे अपील, ये अनुरोध किया है कि हम इस दिशा में सोच सकते हैं। इसमें लगभग 60 घंटे तक यहाँ पर चिंतन होना है। 60 घंटे होगा ना, 48 घंटे रात दिन मिला तो मैं आशा करता हूं कि आप सब लोगों के मार्गदर्शन में, आप सबके अध्यापन कार्य में, आप सबके मार्गदर्शन में, आपके निर्देशन में हमारे आने वाले नौनिहाल वो हर क्षेत्र में जाएंगे और हर क्षेत्रों में जाकर वो हमारा अपने माता पिता का, हमारे प्रदेश का और अपने गुरुजनों का, क्योंकि गुरुजनों के आप सब प्रतिनिधि हैं, अपने गुरुजनों का सबका नाम रोशन करेंगे। और कोई बच्चा आगे जाता है, कोई बेटी, कोई बेटा अगर आगे जाता है तो फिर उसकी पहचान केवल इतनी भर नहीं रह जाती कि वो किसी एक का बेटा है, एक की बेटी है। फिर वो पूरे उस आसपास के, पहले जहाँ छोटे क्षेत्र में रहता है तो उस मोहल्ले वालों का, उस गली वालों का, उसके बाद उस क्षेत्र वालों का, उस शहर का, फिर जिले का और फिर प्रदेश और देश का बेटा हो जाता है। तो ऐसे बेटे और ऐसी बेटियां हमारे बीच में से निकले, उसको आगे बढ़ाने का काम, और सही बताऊं तो देश का भविष्य निर्माण करने का कुम्हार का काम अगर किसी के पास है तो वो आप सब लोगों के पास है। जैसा जैसा आप उसको घुमाएंगे, जैसे जैसे उसको बनाएंगे, वैसे वैसे वो बन जाएगा। क्योंकि मैं रमन जी का भी सुन रहा था, उन्होंने कहा शुरू में कि बच्चे को जो बचपन में जो सिखाया जाता है वो उसकी स्मृति में बैठ जाता है। अब मैं बताऊं, जब हम छोटे छोटे थे, कक्षा 4वीं 5वीं से लेकर 10वीं तक जिनके साथ हमने पढ़ा है, वो सारे के सारे नाम आज भी याद हैं। और जिनके साथ हमने पोस्ट ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन में उनके साथ पढ़ा है, तो थोड़ा कई बार अगर वो 25 साल बाद मिल रहे हैं, 26 साल बाद मिल रहे हैं, तो नामों में